Welcome in my geography class. I am going to start your chapter 5 primary activities of fundamental of human geography. देखिए बेटा, आज मैं आपका यूनिट 3 का चैप्टर 5 स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। पार्ट 1 ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में चैप्टर आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़। आखिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ व्हेन द ह्यूमन डूइंग एक्टिविटीज़ for the earning, for the survive your life, they are called human activities. देखिएगा बेटा, जो भी इंसान, जो भी मानव जिनसे कि उसे इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, वो जो भी कोई काम करता है, जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है और जिनकी वजह से उसे आय प्राप्त होती है, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ से आपका इंटरनल क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिएगा, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है बेटा, ये ग्रुप में होती हैं, क्योंकि इन्हें है ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कितने पार्ट्स में? आप लोग 6, 7, 8 से 3 पार्ट सुनते आ रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़। लेकिन बेटा इसमें आपका क्वालिटेटिव एक्टिविटीज़ 4th एक्टिविटी और इसमें ऐड हो गई है। अब देखिएगा, जो भी इंसान हमारी अर्थ के रिसोर्सेज, जो अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग्स, ये जो भी मिनरल्स, ये जो भी यूज़ करते हैं, तो ये हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाती हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी है? जैसे कि फूड गैदरिंग है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो आता है फूड गैदरिंग है आपका, और हंटिंग है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं। भाई भोजन संग्रह करना, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि, खनन, ये सारे कार्य, जितने भी एक्टिविटीज़ है, सारे कार्य प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होते हैं। तो हम क्या समझें कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम किन किन चीज़ों को रख सकते हैं? जब हम लैंड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जो हम अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, अब हमारी भूमि के ऊपर हमारी नेचर के द्वारा दिए गए जितने भी संसाधन हैं, नेचर ने कौन कौन से संसाधन दिए हैं? अब देखिए, मिनरल्स हैं, हमने नहीं बनाए, हमारी अर्थ ने दिए हैं हमें वो, तो उन्हें ऐसे यूज़ करना। अब हम फिशिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं। देखिए, मछली पालन के लिए लैंड चाहिए, उसके ऊपर पानी चाहिए, उसमें हमारी मछली पाली जाती हैं। तो पानी है वो हमने नहीं बनाया, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है दिया हुआ अर्थ का। लैंड है और उसमें जो मछली पाली जाती है उन्हें पाल के बस बेच देना। तो जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करके, अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज को यूज़ करके हम काम करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। जैसे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो उसमें हम सॉइल का यूज़ कर रहे हैं, लैंड का यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा ये चीज़ें हमने नहीं बनाई, ये नेचर ने दी हैं। तो नेचर के दिए हुए रिसोर्सेज को यूज़ करके हम खेती कर रहे हैं, तो वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। तो अब चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए, डू यू नो इन्होंने दिया है। डू यू नो में क्या है? पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉलर रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो रिसोर्सेज को यूज़ करके काम करते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन्हें रेड कॉलर लेबर बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। मतलब जो घर से बाहर जाके एक्टिविटी करते हैं। अब अगर कोई दाल पैकिंग का काम है, टोकरी बनाना है, तो ये काम तो घर के अंदर रह के भी हो सकते हैं। लेकिन जब घर से बाहर जाके आउटडोर वर्क हम करते हैं, तो उसे हम रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं आपका हंटिंग एंड गैदरिंग। अब देखिए, जो हंटिंग और गैदरिंग है क्या है? जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग थे, वो अपने सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते थे, पर्यावरण के ऊपर आधारित थे अपने जीवन को जीने के लिए। तो वो 2 तरीके से अपनी लाइफ के लिए, 2 तरीके से जीवन निर्वाह के लिए डिपेंड होते थे। एक तो एनिमल्स को हंटिंग करके, मतलब शिकार के ऊपर जीता था अर्लीस्ट ह्यूमन। जो आदि मानव था स्टार्टिंग में, वो शिकार के ऊपर जीता था, शिकार करके अपना पेट पालता था। और दूसरा, जो उसके नज़दीक के जंगल थे, उन जंगलों में खाने के लायक
जो पेड़ पौधे, खाने वाले पेड़ पौधे या कंदमूल होते थे, तो वो भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। तो जो पहले मानव के का काम क्या था? खाने की पूर्ति करना, भोजन की पूर्ति करना। तो वो या तो वेजिटेशन को खा के या शिकार करके एनिमल्स को खा के अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो देखिए, जो आदिमकालीन समाज था ये सारा जंगली पशुओं के ऊपर, वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता था। तो जो लोग ज़्यादा गर्म एरिया में रहते थे या बहुत ठंडे एरिया में रहते थे, ये लोग शिकार करके ही अपना जीवन बिताते थे। धीरे धीरे जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, तो धीरे धीरे जो मत्स्य ग्रहण था, मतलब जहाँ पर मछली पालन होता था, अब वहाँ पर भी धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आ गया। तो वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा। लेकिन जो तटवर्ती एरिया है, तटवर्ती समझते हैं ना, जो समुद्र के किनारे वाले एरिया हैं, जो कोस्टल एरिया हैं, तो वहाँ पर रहने वाले लोग आज भी मछली पकड़ने का काम करते हैं। और कुछ लोग तो गैर कानूनी तरीके से जो शिकार करते हैं, उनके गैर कानूनी तरीके से शिकार करना मतलब कि जो एनिमल्स कम रह रहे हैं लेकिन लोग उनका शिकार करते जा रहे हैं। सरकार के मना करने के बाद भी उनका अवैध तरीके से शिकार होता है। तो उनके शिकार करने की वजह से कई जातियाँ लुप्त हो गई हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। और कई ऐसी जो प्रॉब्लम में हैं, जो एंडेंजर्ड है, मतलब जिनके जो कम बची हैं और जिन्हें बचाना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो आने वाले टाइम में वो दिखाई भी नहीं देंगे धरती के ऊपर। तो बेटा, जो पुराने टाइम का इंसान था, आदि मानव था, वो क्या हंटर, जब वो हंटिंग किया करता था, तो हंटिंग करने के लिए पत्थर या लकड़ी से बने हुए टूल्स का यूज़ किया करता था। पत्थर से या लकड़ी से जो तीर कमान बनाए जाते थे, उनका यूज़ किया करता था। और जो उस पत्थर या लकड़ी से जो मारे जाने वाले जानवर थे, वो लिमिटेड थे, मतलब अंधाधुंध जानवर नहीं मर रहे थे। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर शिकार के ऊपर बैन लगाया गया। तो ऐसा क्यों बैन किया गया? देखिए बेटा, जो गैदरिंग है फूड गैदरिंग, और ये जो फूड गैदरिंग है और हंटर्स है, हंटिंग, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ओल्डेस्ट तरीका है गैदरिंग का और हंटिंग का। मतलब जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों जुड़ जाता है? जब हमें किसी काम को करने से पैसा मिलने लग जाता है, इनकम मिलने लग जाती है, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो बेटा, पहले गैदरिंग और हंटिंग, ये दो ऐसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं। लोग शिकार करके या खाने के सामान को इकट्ठा करके बाज़ारों में बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। तो बेटा, अलग अलग जगह पर, क्योंकि क्या है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। मौसम के हिसाब से भी ये डिपेंड करता है, कहीं का क्लाइमेट कैसा है, कहीं का कैसा है। तो बेटा, जो लोग अपने भोजन की पूर्ति के लिए, मतलब फूड के लिए, शेल्टर के लिए और क्लॉथ की नीड को कंप्लीट करने के लिए एनिमल्स और वेजिटेशन, इन दोनों को इकट्ठा किया करते थे और इन्हें बेचकर वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई किया करते थे। तो ये, और इसमें बहुत कम लो लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हुआ करता था, जिसमें कम पैसे में थोड़ी सी कम पूंजी लगाकर, कम तकनीकी का यूज़ करके, क्योंकि तकनीकी ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान था तकनीकी का, तो इससे वो अपना गुजारा किया करते थे। तो लेकिन एक चीज़ और थी, क्योंकि जैसे कि कम इनकम हो रही है, उसमें कम, ये लोग कम खर्चा कर रहे हैं, तो कम पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है वो लो लेवल पर हो रहा है, जो उसमें टेक्नोलॉजी है वो भी लो लेवल की यूज़ हो रही है। तो इसमें जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन भी सरप्लस नहीं था। प्रोडक्शन मतलब इतना करके जो उन्हें उत्पादकता मिल रही है, जो वो चीज़ कर रहे हैं, उसमें भी प्रोडक्शन भी उनका उसी हिसाब से कम हुआ करता था। तो बेटा, ये देखिए, इसमें डायग्राम दिखाया हुआ है, आपको पिक्चर दिखाई हुई है, वुमन गैदरिंग ऑरेंजेस इन मिज़ोरम। मिज़ोरम में जो वुमन है वो ऑरेंजेस को गैदरिंग कर रही है। तो क्या वो सारे खुद अपने लिए कर रही है? नहीं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। वो इनको तोड़ के इन्हें बाज़ार में बेच के अपने लिए गुजारा कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, पूरे वर्ल्ड में जो गैदरिंग का काम है वो 2 पार्ट में किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में 2 एरिया में। अब वो एरिया कौन से हैं ये देखिएगा। ये हो गया इंडिया का ग्लोब, ये बीच में इक्वेटर लाइन, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न जो हाई लैटिट्यूड्स और साउदर्न ये वाला जो हमारे इधर नीचे नीचे आते हुए लैटिट्यूड्स, लो लैटिट्यूड्स,
तो इक्वेटर से जो हाई लैटिट्यूड्स जा रहे हैं और इक्वेटर से जो लो लैटिट्यूड्स जा रहे हैं, मीन्स नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, जो कंट्री नॉर्दर्न पार्ट में है और जो कंट्री हमारी साउदर्न पार्ट में है, तो यहाँ पर गैदरिंग का काम किया जाता था। अब कौन सी कंट्रीज़ हैं नॉर्दर्न और साउदर्न में? नॉर्दर्न में जैसे कि आपका नॉर्दर्न कनाडा है, यूरेशिया, और अगर आप साउथ में चले जाएं तो चिली कंट्री आती है साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका, ये साउदर्न की हैं। तो ये एरिया आते हैं, यहाँ पर गैदरिंग की जाती है। मॉडर्नाइजेशन में जो मॉडर्न टाइम है, इसमें जो गैदरिंग का काम है वो कुछ हमारे वर्ल्ड के ऐसे देश है जहाँ पर इस काम को एक ट्रेडिशनल ना लेके एक ट्रेडर के रूप में लिया गया, एक व्यापार के रूप में लिया गया। मतलब धीरे धीरे जो लोग गैदरिंग सिर्फ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए करते थे थोड़ा बहुत, अब वो एक हाई लेवल पर होने लग गया है। ये सारे में नहीं, वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में, मतलब कि व्यापार ने रूप ले लिया धीरे धीरे इन चीज़ों का। ये लोग जो कीमती पौधे की पत्तियाँ होती हैं, छाल है, और जिनसे जड़ी बूटियाँ हैं, जिनसे मेडिसिन बनती हैं, तो इन्हें इकट्ठा करके ही बाज़ार में बेचने का काम करते हैं। तो पौधे के बहुत सारे पार्ट ऐसे जिनका ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा बेटा, अगर हम पौधे की छाल समझते हो ना, जो उसका स्टीम होता है, उसका तना होता है, उसके ऊपर का पपड़ी सी जो होती है छाल, उसका उपयोग कुनैन बनाने में, और चमड़ा होता है, चमड़ा तैयार करना, एवं कॉर्क के लिए, कॉर्क समझते हो? देखिए बेटा, जो कॉर्क होती है, लैब जो होती है ना, साइंस लैब होती हैं, इनमें कांच की बोतल होती है, उसमें एक रबड़ का ढक्कन लगाया जाता है जिसमें 2 होल बने होते हैं, तो कॉर्क के लिए यूज़ होता है। पेड़ों की पत्तियों का उपयोग कई बहुत सारी ड्रिंकिंग ऐसी चीज़ें हैं उनको बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रेशे का यूज़ कपड़ा बनाने में, और भोजन, तेल, इन चीज़ों को बनाने में। पेड़ का उपयोग रबड़ बनाने में, बाल्टा, गोंद, राल, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए पेड़ों का यूज़ किया जाता है। तो देखिए बेटा, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्होंने डू यू नो दे दिया, क्या आप जानते हो? द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द च्युइंगम आफ्टर द फ्लेवर इज़ गॉन, इट इज़ कॉल्ड चिकल। इट इज़ कॉल्ड क्या? चिकल। और ये इट इज़ मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ जपैटो ट्रीज़। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो आप च्युइंगम यूज़ करते हैं ना, च्युइंगम बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, च्युइंगम चूसते हैं, तो जब इसको च्यू करने के बाद, च्यू जो हम करते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद में जो इसका पार्ट बच जाता है हमारे मुंह में, लास्ट में वो रबड़ जैसा पार्ट बच जाता है, तो क्या जानते हो आप कि इस पार्ट को चिकल कहते हैं? क्या बोलते हैं? चिकल। और ये जेपेटो नाम का जो ट्री है, जेपोटा नाम का ट्री, जेपोटा, उस जेपोटा ट्री के दूध से बनता है, जेपोटा ट्री के दूध से बनता है। तो ये भी आपके लिए एक इंटरनल क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे नीचे आपको वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। ये वो एरिया शो किए हुए हैं वर्ल्ड मैप में जहाँ जहाँ गैदरिंग होती है। तो जो गैदरिंग है, इसमें दिया गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। प्रोडक्ट्स ऑफ सच एज एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। देखिएगा बेटा, जो वर्ल्ड लेवल पर जो गैदरिंग का काम होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वैसे इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन एक्टिविटीज़ की करने की वजह से जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं, जो हम गैदरिंग करते हैं, इनसे जो चीज़ें मिलती हैं, वो हम जो वर्ल्ड लेवल की जो मार्केट्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें कंपटीशन के लिए यूज़ नहीं होती। मतलब ये चीज़ें यूजेबल हैं नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन एक वर्ल्ड मार्केट में ये चीज़ें कंपटीशन में नहीं उतरती हैं। कई तो ऐसी बहुत ही अच्छे टाइप के ट्रीज़ हैं जिनसे बनाई हुई चीज़ें बहुत कम रेट पर होती हैं, जो बहुत ही एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई हैं, कम रेट पर होती हैं। लेकिन धीरे धीरे बेटा, जो हमारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बेटर क्वालिटी तो होती है, इनकी बेटर क्वालिटी लोअर प्राइस, तो इन्होंने बहुत सारे आइटम को रिप्लेस कर दिया। मतलब कि सप्लाइड बाय द गैदरिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, इन चीज़ों ने, जो अच्छी किस्म की चीज़ें हैं, ये कम दाम वाली हैं,
लेकिन ये जो हमें ओरिजिनल चीज़ें, अच्छी चीज़ें कम रेट पर, लो प्राइस पर मिलती थी, इनकी जगह मार्केट में आर्टिफिशियल बनाई हुई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, तो इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। तो इसीलिए ये वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन में नहीं उतरती हैं। ठीक है, समझे हो? मतलब जो चीज़ें हमारी आ रही है मार्केट में ओरिजिनल, उनकी जगह अल्टरनेट आ गया, उनकी जगह बनाई हुई आर्टिफिशियल चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। तो अगर ये चीज़ें, जो ओरिजिनल चीज़ें मार्केट में नहीं भी पहुंच पाती, तो लोगों को तो भी उनके जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिएगा बेटा, अब नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड मैप करा दिया पैस्टोरलिज्म। जो पैस्टोरलिज्म है, हम इसको करने जा रहे हैं। एट सम स्टेज इन हिस्ट्री with the realization that hunting is an unsustainable activity। देखिएगा बेटा, जो लोग हंटिंग पर डिपेंड करते थे, तो जो ग्रुप बना के हंटिंग किया करते थे, क्योंकि एक आदमी को शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ग्रुप बना के जब ही रहते थे, तो जब इन्होंने महसूस किया कि केवल हंटिंग करने से जीवन नहीं चलाया जा सकता, भरण पोषण जीवन का नहीं हो सकता, तो तब ह्यूमन ने जो पशुपालन है, पशुपालन व्यवसाय यानी कि ट्रेड करने के बारे में सोचा कि खाली हम हंटिंग करके अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते, हमें उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। तो इन्होंने डोमेस्टिकेशन का तरीका सोचा कि क्यों ना एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाए। तो डोमेस्टिकेशन के लिए सोचा, तो अब पशुओं को पालने के लिए जब उन्होंने सोचा, तो पशुओं को उन्होंने अपना डोमेस्टिकेट एनिमल बनाया, पालतू जानवर बनाया। और धीरे धीरे तकनीकी विकास, जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, वो भी आया। तो इस टाइम में जो पशुपालन है आज एक बिज़नेस बना हुआ है, एक जो ट्रेडिंग लेवल है, एक व्यापारिक जो स्तर है, उस पे आज ये एक कमर्शियल लेवल पर एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया है इसका। किसका? पशुपालन का। क्योंकि पशु पाले जाते हैं, उनकी केयर होती है, उन्हें बेचा जाता है। और जो बहुत अच्छी किस्म की गायें भैंसें होती है, जिनके दूध का प्रोडक्शन जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इसकी मार्केट में बहुत डिमांड हो जाती है। तो आज पशुपालन ने एक पैस्टोरलिज्म ने बहुत अच्छी जगह ले ली है कमर्शियल लेवल पर। तो ये तो था बेटा कि जो लोग डिपेंड होते थे हंटिंग पर, उन्होंने हंटिंग के साथ साथ डोमेस्टिकेशन भी शुरू किया। तो ये हुआ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब एक है प्राइमरी एक्टिविटी, ये भी जो पशुपालन है ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, लेकिन हंटिंग के साथ साथ अब इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया। नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? देखिए बेटा, जो पैस्टोरल नोमैडिक्स हैं, मतलब वो लोग जो अपने साथ अपने जानवरों को भी लेकर कुछ समय एक जगह रहने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं बेटा? ये भोजन की तलाश में जाते हैं। जहाँ इन्हें अपने पशुओं के लिए घास फूस नज़र आती हैं, वहीं पर ये अपना तंबू गाड़ लेते हैं। लेकिन जब वहाँ पर घास ख़त्म हो जाती है, तो अपने सामान को बैलगाड़ियों में लाद कर, अपने पशुओं को पीछे बांध कर, ये दूसरी जगह भोजन की तलाश में चले जाते हैं। तो ज़्यादातर चरागाह इनके लिए जो पोस्चर हैं, पैस्टोरल नोमैडिक्स, इनके लिए चरागाह ज़्यादातर ज़रूरत होती है। तो ये हर्डर्स जो होते हैं, हर्डर्स मतलब जो पशुओं के, भेड़ के जो मुखिया होते हैं, जो पशुओं को एक ग्रुप के रूप में रखते हैं। तो ये जो हर्डर्स हैं, ये अपने एनिमल्स को फूड की तलाश में, क्लोथिंग की और शेल्टर, टूल्स और ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जिससे कि इनका गुजारा हो जाए। तो अलग अलग वर्ल्ड के एरिया में अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं वो पाले जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए बच्चे, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, जो ट्रॉपिकल अफ्रीका एरिया है, कैटल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक वाइल इन सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट। जो सहारा, देखिए अब इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका है, वहाँ पर गाय और बैल ये वहाँ के मेन एनिमल्स हैं, जबकि जो सहारा है या एशिया के जो हमारे डेजर्ट हैं, वहाँ पर भेड़, बकरी और ऊँट, यानी कि आपके कौन कौन से एनिमल इम्पोर्टेंट हो गए हैं यहाँ पर? शीप, गोट्स एंड कैमल आर रियर्ड, वहाँ पर इन्हें रियर्ड किया जाता है। जो माउंटेन एरिया है तिब्बत का और एंडीज़ का, तिब्बत और एंडीज़ माउंटेन जो रेंज है, माउंटेन रेंज एंडीज़, तो यहाँ पर याक और लामाज, तो यहाँ पर बेटा याक और लामा बोलते हैं उसको, लामास। एंड इन द
आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज़। तो ये कहाँ पर पाले जाते हैं? जो हमारे पोल्स है ना, ऊपर आर्कटिक वाला एरिया, आर्कटिक ओशियन बोलते हैं वहाँ पर। अभी मैं आपको शो करती हूँ, एक बार आप देखिएगा। ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पर पोल्स हैं, पोल्स पर, यहाँ पोल्स के पास ये पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे। तो जो आर्कटिक एरिया है यहाँ पर, इस एरिया में रेंडियर पाले जाते हैं, रेंडियर। तो वहाँ के ये पशु होते हैं रेंडियर, ये पाले जाते हैं। अब देखिए बेटा, जो हमारे पैस्टोरल नोमैडिक्स हैं, पैस्टोरल नोमैडिक्स इज़ एसोसिएटेड विथ 3 इम्पोर्टेंट रीजन्स। अब ये जो हमारे नोमैडिक्स हैं, नोमैडिक्स मतलब जो एक जगह नहीं रहते, जो अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो इन लोगों के 3 प्रमुख मेन एरिया होते हैं। तो इनका जो मेन एरिया है वो नॉर्थ अफ्रीका का अटलांटिक कोस्टल एरिया, जो अटलांटिक कोस्टल एरिया से अटलांटिक कोस्टल एरिया से जो अरेबियन पेनिनसुला है, और अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, तो वहाँ तक है। अब देखिएगा बच्चे, क्या है, दोबारा से देखिएगा कि इसमें क्या है कि जो हमारे मेन नॉर्थ अफ्रीका है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये आपका अफ्रीका का मैप है, ठीक है। इस अफ्रीका के मैप में जो हमारे अरब, यहाँ पर अरब कंट्रीज़ हैं, इसके ऊपर यहाँ पर अरब पेनिनसुला एरिया है। तो ये जो अरब पेनिनसुला एरिया है, इस अरब पेनिनसुला एरिया से होता हुआ मंगोलिया जाने वाला रास्ता, मंगोलिया और जो मिड चीन है यहाँ तक फैला हुआ है। अब आप देखिए, मंगोलिया और मिड चाइना, इस अरब के इधर ऊपर यहाँ पे चाइना पड़ जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा है। अब यहाँ से जो होता हुआ है ये वाला एरिया, तो यहाँ तक हमारे वो एरिया बताया गया है जहाँ पर आपके पैस्टोरलिस्ट यानी कि आपके नोमैडिक्स फैले हुए हैं, जो अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो कहाँ से? अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट एरिया से अरब पेनिनसुला होते हुए मंगोलिया और मिड चाइना यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये इन्होंने सिर्फ एरिया बताया है कि कहाँ से कहाँ तक ये लोग आते जाते रहते हैं, फैला हुआ एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा नोमैडिक्स हैं। अब सेकेंडली आप देखिए, यूरोप की बात करते हैं। अफ्रीका के जस्ट ऊपर यहाँ पे यूरोप है। तो यूरोप तथा एशिया, अब आपको पता है ना कि यूरोप और एशिया पहले जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ये पूरा एशिया जुड़ा हुआ था, बीच में यूराल नाम का माउंटेन आ गया तो ये पार्ट डिवाइड हो गया। अब पहले यूरेशिया बोलते थे, अब इसमें टुकड़े होके यूरोप और एशिया 2 बन गया है। तो यूरोप और एशिया यहाँ तक के जो एरिया हैं बेटा, तो ये आपको एरिया बताया जा रहा है। तीन एरिया बता रही हूँ आपको जहाँ पर नोमैडिक्स जाते हैं। पहला तो आपको बता दिया, लेके अटलांटिक से अरब पेनिनसुला होता हुआ मंगोलिया, और मंगोलिया के बाद जो आपका मिड चाइना वहाँ तक। सेकेंडली आपका यूरोप और एशिया देख लो। यूरोप और एशिया में जो टुंड्रा एरिया है, टुंड्रा एरिया, तो वहाँ पर बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े चरागाह पाए जाते हैं जहाँ पर ये अपने जानवरों को लेकर इधर से उधर घूमते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई। अब लास्ट थर्ड देखिएगा, क्योंकि जो नोमैडिक्स है उनके 3 एरिया बताए जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादातर ये जाते हैं। तीसरा आपका कौन सा है? जो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर है, साउदर्न वर्ल्ड का, यानी कि नीचे वाला एरिया। एक तरफ आपका यहाँ पे अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये बीच में इक्वेटर लाइन है। मैं नीचे वाले एरिया की बात कर रही हूँ जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ। तो ये आपका साउदर्न एरिया है। दोबारा देखिए, ये आपका ग्लोब है, बीच में ये नॉर्दर्न, ये साउदर्न, ये इक्वेटर है। तो अब हम इसके नीचे साउदर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो थर्ड एरिया आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में है। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में जो बिल्कुल साउथ की वेस्ट अफ्रीका, अब देखिए दोबारा दिखाती हूँ, देखने से समझ आता है। ये ग्लोब, यहाँ पर नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पर साउदर्न, यूरोप, एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये बीच में इक्वेटर लाइन। तो इन्होंने क्या बताया है कि साउदर्न में सबसे नीचे, अफ्रीका में सबसे नीचे आ जाइए, और सबसे नीचे जो हमारा ये दक्षिणी गोलार्ध है जिसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोल रहे हैं, तो इस सबसे साउथ की वेस्ट साइड यानी कि ये हमारी वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गई। किसी भी एरिया की लो, इधर वाली ईस्ट और इधर वाली वेस्ट। तो वेस्ट साइड में अफ्रीका में मेडागास्कर द्वीप, जो आइलैंड है मेडागास्कर, तो यहाँ पर भी नोमैडिक्स पाए जाते हैं जो
चरागाह हैं यहाँ पर, जो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो 3 एरिया बताए, एक में तो आपका अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुलर, मंगोलिया से होता हुआ मिडिल चाइना। नंबर 2 में आपका यूरोप और एशिया का टुंड्रा एरिया, और नंबर 3 में अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का नीचे वाला वेस्टर्न एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बताई गई हैं। अब नए नए चरागाह की खोज में लोग घूमते रहते हैं कि कहीं पर नए जो घास के मैदान है वो इन्हें दिख जाए जहाँ पर, तो उस नए नए घास के मैदानों की चाहत में लोग बहुत लंबी लंबी दूरियां तय कर देते हैं, चलते रहते कि शायद आगे अच्छा मिल जाए, शायद आगे अच्छा मिल जाए, तो बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं ये लोग। तो बेटे ये मूवमेंट करते रहते हैं। अब इसमें देखिए, जो गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में चरागाह जिस एरिया में ज़्यादा गर्मी, मतलब मैदानी भाग से, क्योंकि ये प्लेन एरिया में रहते हैं सर्दियों में, और गर्मियों के टाइम में क्योंकि गर्मी बहुत होती है प्लेन एरिया में, तो ये माउंटेन एरिया की तरफ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ठंड रहती है, तो थोड़े नीचे से ऊपर की तरफ माउंटेन की तरफ जाते हैं। तो इसलिए इन्हें, क्योंकि ये एक जो माइग्रेट करते हैं प्लेन एरिया टू पॉस्चर ऑन द माउंटेन ड्यूरिंग समर एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पॉस्चर टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग विंटर इज़ नोन एज द ट्रांसह्यूमेनेंस। मतलब गर्मियों में हिली एरिया की तरफ जाते हैं और सर्दियों में नीचे, हिली से नीचे उतर आते हैं, माउंटेन से नीचे। तो इससे इनका ऋतु प्रवास, ऋतु की वजह से होने वाला प्रवास मतलब मूवमेंट, तो ये कहा जाता है इन्हें। अब देखिएगा बेटा कौन कौन से, क्योंकि ये लोग ग्रुप में रहते हैं, तो भारत के अंदर जो हिमालय का पर्वत वाला एरिया है, इसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भाटिया, तो इस तरह के ग्रुप के लोग हैं। इन ग्रुप्स के नेम है बेटा ये, गुज्जर हो गया, बकरवाल हो गया, गद्दी हो गए, भाटिया हो गए, कहीं पर संथाल हैं, कहीं पर आपके गोंड्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप के लोग पाए जाते हैं जो इधर से उधर नोमैडिक्स में मैदानी एरिया से पर्वतों में और पर्वतों से मैदानी में आते जाते रहते हैं। तो बेटा यहाँ तक मैंने आपका आज करा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग करेंगे। ये आपका पार्ट 1 था इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले चैप्टर में। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू गाइज़।